चैप्टर नंबर 9 का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो इसमें है 5 यूनिट्स बेसिकली। तो पहले से शुरू करते हैं। पहले का नाम है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखो, इंट्रोडक्शन में तो ये बताया था कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब तो हमें पता ही है कि एक देश से दूसरे देश में हम गुड्स या सर्विसेज या रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, सिंपल। तो इसके फ़ायदे भी हैं और इस चीज़ के नुकसान भी हैं, है ना। फ़ायदे ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड में लिखे हुए हैं। एफिशिएंसी बढ़ेगी, ग्रोथ अच्छी होगी, इनकम्स बढ़ेंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नए मार्केट्स में आप जा सकते हो, इनोवेशंस होगा, क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन ड्रॉबैक्स ये भी लिखे हैं कि कई बार एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है, एनवायरमेंटल का डैमेज हो जाता है, नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो जाते हैं, ट्रेड साइकिल्स जो होती हैं उतार चढ़ाव वो ईजिली ट्रांसमिट हो जाती हैं एक देश से दूसरे देश, डिपेंडेंस बढ़ जाती है दूसरे देशों पर, ट्रांसपेरेंसी की कई बार कमी रहती है। तो ये तो हो गई बेसिक फ़ायदे नुकसान। लेकिन इस यूनिट में से क्वेश्चन जनरली बनता है थ्योरीज़ पर। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरियाँ हैं। जैसे पहला है मर्केंटालिस्ट्स व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो फोकस करता है बेसिकली किस पर, कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए इंपोर्ट से। बस सिंपल, कहानी ही ख़त्म, है ना। तो ये मर्केंटालिस्ट व्यू जो है वो सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड है, जिसका फोकस है कि हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हों और इंपोर्ट्स कम हों, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होना चाहिए। दूसरी थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज की, जो एडम स्मिथ साहब ने दी। इनका मानना यह था कि इसमें ये एज्यूम कर रहे हैं कि दो ही कंट्रीज़ हैं, दो कमोडिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ है नहीं और लेबर एक देश से दूसरे देश जा सकती है। ये कुछ अजम्पशंस उन्होंने मानी है। तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज में मुद्दा ये है कि इसमें कोई भी कंट्री जो है वो ये देखता है कि मतलब हम क्या प्रोडक्ट बनाएं जिसमें हमारे को कॉस्ट की एडवांटेज मिलेगी, कौन सा प्रोडक्ट बनाने पर हमें मतलब सस्ता पड़ रहा है, तो वो कंट्री वो ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका मैंने एक ऐसी मनगढ़ंत एग्जाम्पल दे दिया था। तीसरा था थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ये थी रिकार्डो की थ्योरी, थोड़ा सा एडवांस थ्योरी थी। इसमें हम एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज नहीं देखते, इसमें हम देखते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, कि भाई हमें बाकी भी देशों से कंपेयर करना है और हो सकता है कि अगर कोई हमसे भी कि अगर हमें बाहर से खरीदना और ज़्यादा सस्ता पड़ेगा तो फिर हम वो फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें ज़रूरी क्या है कि भाई हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो हो सकता है कि हम मान लो पिज़्ज़ा बनाने में सस्ते हों लेट से, लेकिन फिर भी अगर पिज़्ज़ा किसी और कंट्री से लेना हमें और सस्ता पड़ रहा है तो हम ले सकते हैं। तो इस तरह की मतलब कहानी थी रिकार्डो की बेसिकली, है ना। चौथी थ्योरी थी हेक्सर एंड ओलिन की थ्योरी, जो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी मानी जाती है, जिसमें ये बोला था कि कंपैरेटिव एडवांटेज जो कॉस्ट का है वो इज़ एक्सक्लूसिव द डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट। और फैक्टर एंडोमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। तो फिक्स्ड को आप वेरिएबल में यूज़ कर लो या वेरिएबल को फिक्स्ड में यूज़ कर लो, उसको बोलते हैं फैक्टर एंडोमेंट। तो जैसे इसका एक नीचे एग्जाम्पल भी था कि जैसे कोई भी कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ करना चाहेगा, जिन चीज़ों को बनाने के उसके पास एबेंडेंट रिसोर्सेज हैं, और इंपोर्ट कौन सी चीज़ करेगा, जिन चीज़ों को बनाने के पास उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। तो ये एक सिंपल बात उन्होंने कही थी हेक्सर और ओलिन ने। बाकी फैक्टर एंडोमेंट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि लेबर और कैपिटल को आप मतलब आपस में रिप्लेस कर सको वो। अच्छा, तो जो रिकार्डो था और जो ये दो दोस्त थे, इनकी थ्योरी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए कि भाई रिकार्डो की थ्योरी तो लेबर की थ्योरी थी, जबकि दोस्तों की थ्योरी जो थी वो मनी कॉस्ट पर बेस्ड थी, ज़्यादा रियलिस्टिक थी। रिकार्डो ने लेबर की ही कॉस्ट को मतलब सोल खर्चा माना था, जबकि मॉडर्न थ्योरी में लेबर के साथ साथ कैपिटल भी इन्वॉल्व थी। बाकी रिकार्डो की थ्योरी नॉर्मेटिव नेचर की थी, मॉडर्न थ्योरी पॉजिटिव नेचर की थी। यानी कि रिकार्डो की थ्योरी जो थी वो सजेशन देती थी कैसा होना चाहिए, जबकि दोस्तों वाली थ्योरी जो थी वो फैक्ट बताती थी। बाकी फिर उसके बाद अगला छोटे मिनी टॉपिक्स थे कि ग्लोबलाइजेशन और न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज़। ये मॉडर्न ज़माने की थ्योरियाँ थी, नोबेल प्राइज़ विजेता पॉल साहब ने बताई थी। और उनका ये कहना था कि जब उन्होंने पुरानी बातों को देखा, पुरानी थ्योरीज़ को देखा, पुराने मॉडल्स को देखा, तो उन्हें लगा कि भाई प्रैक्टिकली तो ये सब बातें फिट नहीं होती हैं हमारे आज के समाज में। तो उन्होंने मतलब बेसिकली क्रूगमैन ने ये बोला कि कहीं ना कहीं जो सारे से सारे देश हैं वो रफली सेम रेशियो ऑफ कैपिटल टू लेबर पर ही काम कर रहे हैं। तो ये मतलब उनके कुछ कह सकते हैं कॉन्क्लूजन्स थे जो उन्होंने हमें बताया।
बाकी उन्होंने फ्री ट्रेड को प्रमोट करा। 1997 में उनकी किताब भी थी इन प्रेज ऑफ चीप लेबर, जिसमें वो इस बात पर फोकस करते थे कि हमें लेबर जहाँ पर भी सस्ती हो वहाँ से काम आउटसोर्स कर देना चाहिए। इसी तरह पॉल एस एमेंसल भाई, उन्होंने भी एक थ्योरम लिखी थी, बस नाम पता होना चाहिए, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो ये पूछ सकता है एमसीक्यू में कि ये थ्योरी किसने लिखी, ये थ्योरी किसने लिखी, ऐसा। बाकी एंटिटी न्यू ट्रेड थ्योरी के हिसाब से 2 एडवांटेजेस मिलते हैं कंट्रियों को जो इंपोर्ट करते हैं गुड्स, उन्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। बाकी उनका बैंड वैगन इफेक्ट भी बड़ा हो जाता है। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे माइक्रोसॉफ्ट या व्हाट्सएप। अच्छा, उसके बाद दूसरा यूनिट्स जो है वो तो है इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिकली। तो इसमें तो मतलब कुछ है ही नहीं का मतलब ये है कि इसमें तो आपको 16 और 15, 31 और 4, 35, 35 टर्मिनोलॉजीज़ बेसिकली कीवर्ड के साथ पता होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा हर टर्म और हर कीवर्ड बता दूँ। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ये है कि मतलब ट्रेड्स को लेकर दुनिया भर में जो टर्म्स यूज़ होती है वो हैं इसके अंदर। बाकी इनको 3 कैटेगरीज दी गई हैं, टैरिफ, नॉन टैरिफ मेजर्स और एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। नॉन टैरिफ के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 आ गए। तो टैरिफ मतलब तो आपको पता ही है, टैक्स या ड्यूटीज़। नॉन टैरिफ का मतलब होता है जिसमें हम टैक्स को छोड़कर दूसरी चीज़ों की बात करते हैं। और एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स तो मतलब छोटे से एक्सपोर्ट से रिलेटेड। अच्छा, तो स्पेसिफिक टैरिफ, इसमें कीवर्ड है फिक्स्ड अमाउंट, है ना, 1000 रुपये पर साइकिल। एड वैलोरम, इसमें फिक्स परसेंटेज होगी ऑफ द वैल्यू, 20% ऑफ द वैल्यू। मिक्स टैरिफ, इसमें स्पेसिफिक भी है और एड वैलोरम भी है। और कंपाउंड टैरिफ में बेसिकली एड वैलोरम भी है और स्पेसिफिक भी है, दोनों ही। बाकी टेक्निकल टैरिफ या अदर टैरिफ हो गया कि कोई स्पेसिफिक कंटेंट पर टैरिफ लग रहा है, तो कीवर्ड हो गया स्पेसिफिक कंटेंट। बाकी TRQ, टैरिफ रेट कोटा। TRQ का मतलब है कि ये टैरिफ और कोटा दोनों को मर्ज कर देते हैं। यानी कि आप 3 टी-शर्ट मंगवाओगे तो मतलब आपके लिए टैक्स कम लगेगा, उससे ज़्यादा मंगवाओगे तो टैक्स ज़्यादा लगेगा। फिर है MFN टैरिफ, मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये मैंने आपको WTO की स्टोरी सुनाई थी कि भाई हम सब दोस्त हैं WTO वाले, हम सब आपस में इतने % टैक्स लगाएंगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन। वेरिएबल टैरिफ, ये मतलब ये कि भाई मान लो हम बाहर से कोई प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं 80 रुपये का, लेकिन उसका डोमेस्टिक में प्राइस ही कम से कम 100 रुपये है, तो हम 20 रुपये एक्स्ट्रा बस इसलिए लगा देते हैं ताकि वो हमारे देश के प्राइस से मैच हो जाए। प्रेफरेंशियल टैरिफ, कि MFN देशों के अंदर भी मेरा एक पक्का दोस्त है, तो मैंने उसको बोल रहा हूँ कि तुमसे तो मैं थोड़ा सा और कम चार्ज कर लूँगा, तो ये हो गया प्रेफरेंशियल टैरिफ। बाउंड टैरिफ और अप्लाइड टैरिफ एक साथ ही समझ लो। बाउंड मतलब ये कि मैंने सबको MFN वालों को प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं सबसे 20 से ज़्यादा नहीं लूँगा, ये मैक्सिमम है 20। लेकिन अप्लाइड टैरिफ मतलब मैं 20 की बजाय 16 ले रहा हूँ, 15 ले रहा हूँ, 17 ले रहा हूँ, तो ये हो गया अप्लाइड टैरिफ। एस्केलेटेड टैरिफ, इसमें ये था, 2 बातें थी, कीवर्ड्स के साथ है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मंगवाओगे सीधा तो ज़्यादा टैक्स लेंगे, रॉ मटेरियल मंगवाओगे तो कम टैक्स लेंगे, ये मतलब। प्रोहिबिटिव टैरिफ तो मतलब इतना ज़्यादा हाई रख दो कि आप मंगवाओ ही ना गुड्स। इंपोर्ट सब्सिडी तो सिंपल, इंपोर्ट करने पर सब्सिडी मिल जाएगी। टैरिफ एज टू रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन, ये एक कहानी सुनाई थी कि भाई कई बार कुछ लोग सस्ते में हम अपना प्रोडक्ट हमारे देश में बेचना शुरू कर देते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में हम तुरंत टैरिफ लगाती है सरकार, तो वो हो गई टैरिफ एज टू रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। एंटी डंपिंग ड्यूटी में चाइना की कहानी सुनाई थी कि कई बार कोई दूसरा देश अपने प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते दाम पे हमारे देश में डंप कर रहा है, जैसे उन्होंने कलर्ड कोटेड स्टील प्रोडक्ट्स डंप करें, तो उसको रोकने के लिए फिर हमने ड्यूटी लगाई, तो ये हो गई एंटी डंपिंग ड्यूटी। काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़ की कहानी थी कि किसी देश को एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ मिल रही है, जैसे एशियन कंट्रीज़ में था, उन्हें गोल्ड एक्सपोर्ट करने पर सब्सिडी देती थी उनकी सरकार, तो उनको सस्ता मिल गया। अब वो हमारे देश में बेच रहे हैं सस्ते में, लेकिन हमारे देश में फिर गोल्ड बहुत सस्ता ना हो, तो इसलिए सरकार ने ड्यूटी लगा दी, तो ये हो गए काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो हर ड्यूटी की कीवर्ड याद रखनी है। बाकी टैरिफ के इफ़ेक्ट्स आपको पता ही है, सामान महंगा हो जाएगा और प्रोडक्शन जो है वो कई बार मतलब इनकरेज हो जाती है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू इससे बढ़ जाता है, वो तो एक सिंपल जनरल पॉइंट्स है। अच्छा, फिर थे जी नॉन टैरिफ मेजर्स, इसमें 2 तरह के मेजर्स थे, हम इसमें ड्यूटीज़ की बात नहीं करेंगे। बाकी नॉन टैरिफ मेजर्स जो हैं ये ध्यान रखना,
वो नॉन टैरिफ बैरियर्स से बहुत वाइडर टर्म है ना। तो यहाँ पर NTM की बात कर रहे हैं, NTB की बात नहीं कर रहे हैं। तो नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर मैंने आपको बताया था टेक्निकल मेजर्स भी होते हैं, जैसे कि भाई SPS मेजर्स, वो मैंने आपको बताया था रिलेटेड टू पेस्ट्स वगैरह होते हैं कि भाई फ्लू हो जाएगा तो उस देश से हम अंडे नहीं मंगाएंगे। टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड होता है कि कोई हमने लेबलिंग की रिक्वायरमेंट लगा दी कोई स्पेसिफिक, तो इस तरह से मतलब बैरियर लगा दिए। बाकी नॉन टेक्निकल मेजर्स में अलग अलग हमारे मतलब फॉर्मेलिटीज़, रूल्स, ये सब प्रोसीजर्स हो सकते हैं। उसमें कुछ हार्ड मेजर्स होते हैं जिसमें हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों का कंट्रोल रखते हैं। कुछ थ्रेट मेजर्स होते हैं जिसमें हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, एंटी डंपिंग या सेफगार्ड करना चाहते हैं, और कुछ अदर मेजर्स भी हो सकते हैं। तो इंपोर्ट कोटा तो नाम से क्लियर है, इंपोर्ट करेंगे उस पर कोटा लगा दिया, लिमिट लगा दी कि भाई इससे ज़्यादा नहीं। प्राइस कंट्रोल मेजर्स में सरकार प्राइस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ कदम उठाती है, जैसे MSP। नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन में सरकार कहती है कि भाई ये प्रोडक्ट कहाँ से बना है, उसके सोर्स का एक सर्टिफिकेट लेकर आओ, या फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा, इस तरह की रिक्वायरमेंट लगा देती है सरकार। फाइनेंशियल मेजर्स, इसमें सरकार क्या करती है कि कह देगी कि एडवांस जल्दी जमा कराओ या फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज रेट पर पेमेंट करो, तो इस तरह की कुछ ऑब्लिगेशन लगा देगी ताकि आपका खर्चा बढ़ जाए। बाकी इसके अलावा भी सरकार कई बार कुछ लोगों को स्पेशल प्रेफरेंस दे देती है ताकि मतलब वो प्रोडक्ट सिर्फ वही इंपोर्ट कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। बाकी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी सरकार खुद ही बता देती है कि भाई हम किन से खरीदेंगे, तो इससे भी मतलब बैरियर लग जाता है बाकी लोगों पर, ये भी एक टर्म है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, कई बार सरकार लिमिट लगा देती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि भाई आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते या इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, जैसे इसका एक एग्जांपल दिया था कि इंपोर्टेड फ्रूट्स सरकार ने कहा कि भाई वो ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आउटलेट्स जिनके पास फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेशन सुविधाएं होंगी। बाकी रिस्ट्रिक्शंस ऑन पोस्ट सेल सर्विसेज, सरकार कहती है कि भाई सामान तो बेच दो लेकिन उसके बाद की सर्विसेज जो है वो हम यहीं से लेंगे। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, कुछ और फॉर्मेलिटियाँ लगा दी। रूल्स ऑफ ओरिजिन, आपको ओरिजिन का सर्टिफिकेट मंगवा लिया। सेफगार्ड मेजर्स, कुछ समय के लिए इंपोर्ट्स को रोक दिया। एम्बर्गोस जो है ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन होता है कि जिसमें सरकार टोटल बैन लगा देती है एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए। बाकी एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स तो बहुत ही सिंपल है। बैन ऑन एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट पे बैन लगा देना, वो तो कम होता है। एक्सपोर्ट टैक्सेस, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा देना, ये भी बहुत कम होता है। एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ एंड इंसेंटिव्स, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें सरकार कहती है कि भाई आपको हम सब्सिडीज़ दे देंगे, है ना, आप अगर काम करते हो, एक्सपोर्ट करते हो तो। बाकी इसके अलावा वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स, इसमें मैंने आपको बताया था कि सरकार जो है कई बार रोकती है जानबूझकर कि भाई आप इससे ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट नहीं करोगे, नहीं तो पता चला घर में ही शॉर्टेज हो गई, है ना, ये भी एक टर्मिनोलॉजी थी। बाकी कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स है, वो तो डेटा पॉइंट्स है आपको याद करने कि 18 फरवरी 2022 को एक पार्टनरशिप्स UAE के साथ हुई है, 2 अप्रैल 2022 को ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है। बाकी FTA हुआ है मॉरिशस के साथ 1 अप्रैल 2021 में, ठीक है। फिर उसके बाद था तीसरा यूनिट ट्रेड नेगोशिएशंस। ट्रेड नेगोशिएशंस के अंदर हमें 3 टर्म्स पढ़ने हैं, RTA, GATT और WTO। इसी ऑर्डर में इनका मतलब क्रम है। RTA में तो आपको बताया था कि भाई RTA का मतलब क्या है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, है ना। तो इसमें भैया देश जो हैं ये आपस में बस ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि देखो हम ज़्यादा बैरियर नहीं लगाएंगे आपस में, बस। तो ये मतलब हो गया RTA। बाकी यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब वन वे, है ना। इसमें एक डेवलप्ड नेशन होता है, वो डेवलपिंग नेशन को कहता है कि चलो ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हें खुश करने के लिए तुम हमें बेच दो सामान, तो ऐसा हो गया वन वे, है ना, ये सिखाई दी स्टोरी। बायलैटरल एग्रीमेंट, इसमें 2 देश आपस में ट्रेड करते हैं, तुम भी मुझे बेचो, मैं भी तुम्हें बेच दूंगा, 2 वे हो गया। रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स, GSTPs का एक एग्जांपल दिया था। इसमें ये था कि भाई हम 5 दोस्त हैं मान लो, तो हम 5 एक दूसरे को बेचेंगे और हम 5 ने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम आपस में ट्रेड बैरियर नहीं लगाएंगे कोई भी, तो ये हो गया रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स। इसी को बोल देते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक भी कई बार,
कि भाई ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये बोला कि हम आपस में तो मतलब चलो बैरियर नहीं लगाएंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन किसी और से अगर बेचा सामान या खरीदा तो टैक्स लगाएंगे ज़्यादा। फ्री ट्रेड एरिया, ये वही मतलब हो गया कि भाई इस एरिया के अंदर, इस पूरे मतलब रीजन के अंदर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आपस में सभी तरह से टैरिफ हटा दिए, फ्री ट्रेड करो, कोई टेंशन नहीं। बाकी कस्टम यूनियंस जो हैं ये एक तरह से MFN का वॉयलेशन है, लेकिन फिर भी करते हैं, चलता है। तो इसमें कंट्रीज़ क्या करते हैं, आपस में ग्रुप बना लेते हैं और आपस में तो एक कॉमन टैरिफ रखते हैं, या आपस में तो टैरिफ इनफैक्ट हटा ही देते हैं, लेकिन दूसरे देशों के लिए वो एक टैरिफ रख लेते हैं। जबकि MFN ये कहता है कि भाई आपको सभी देशों से समान टैरिफ रखना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे होते। कॉमन मार्केट इसी को बोल देते हैं, इस मार्केट को कॉमन मार्केट बोल देते हैं, जहाँ पर एक कंट्री से दूसरे कंट्री आराम से मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स या फैक्टर्स हो सकता है। फिर थी अगली टर्म इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। इसका मतलब भी वही था, जैसे हमने एग्जांपल दिया था यूरोपियन यूनियन, तो यहाँ पर तो सिंगल करेंसी भी चल रही है, तो ये एक ऐसा मतलब यूनियन बन गया ग्रुप ऑफ कंट्रियों का, जहाँ पे बॉर्डर के आसपास गुड्स मतलब फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो ये RTS तो बेसिकली ये सारे एग्रीमेंट थे। फिर आया GATT, ये आपने थोड़ा सा सुना होगा 12th में। ये गुड्स को लेकर एग्रीमेंट्स कवर करता है, इसमें सर्विसेज वगैरह नहीं आती। बाकी इसमें 10 कमेटियाँ होती हैं, उन कमेटियों के अंदर अलग अलग मेंबर कंट्रीज़ होते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे देश अपने अपने एग्रीमेंट्स करते रहते हैं कि तुम मुझे गुड्स बेचो, मैं तुम्हें गुड्स बेचूंगा, हम इतना टैक्स लगाएंगे, हम इतना नहीं लगाएंगे। लेकिन GATT की रेलिवेंस 1980s में धीरे धीरे कम हो गई। उसके रीज़न थे, एक तो इसमें सर्विस नहीं आती, ना इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती, कई बार इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं, है ना। इसके अलावा जैसे जैसे मर्चेंडाइज ट्रेड बढ़ने शुरू हुए तो मतलब फिर तो GATTs से कंट्रोल करना भारी हो गया उनके लिए। बाकी इनका डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम अच्छा नहीं था। इसके अलावा इन्होंने एग्रीकल्चर को लिबरलाइज करना चाहा, वो हुआ नहीं। और ये कोई ट्रीटी नहीं था, मतलब कि देश कहते थे कि चलो मान लिया नहीं तो कोई बात नहीं, क्या हो रहा है, तो ये ट्रीटी नहीं था। तो इसीलिए जब GATT बेसिकली रेलिवेंस खोने लगा तो किसका जन्म हुआ, WTO का। तो उसमें यूरुग्वे राउंड जो था वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, जहाँ पर देशों की बैठक चली सितंबर 1986 से, और 7 साल लग गए। सोचो 1993 दिसंबर में जाके फैसला हुआ कि भैया ठीक है, 123 देशों ने पार्टिसिपेट करा था, साइन कर लिया 15 अप्रैल 1954 को, और 1 जुलाई 1995 से WTO का जन्म हो गया, जिसका मेन दफ्तर है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड, और वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि भैया रूल्स हम बनाएंगे, नेगोशिएशन के लिए फॉरम हम प्रोवाइड करेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा हम डिस्प्यूट सॉल्व करा देंगे, ट्रांसपेरेंसी बरतेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक मैनेजमेंट भी हम करेंगे, और डेवलपिंग नेशनों की मदद करेंगे। तो जिनेवा में इनका ऑफिस है। 3 टियर सिस्टम ये फॉलो करते हैं, टॉप मिडिल लोअर, वही बिजनेस स्टडीज़ वाला, और दुनिया के 95% ट्रेड्स को ये मतलब मॉनिटर कर रहे हैं। और 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं फ़िलहाल इनके पास, जिसमें से 117 जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। बाकी WTO के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। MFN वो तो आपको पता ही है, सबको बराबर समझना है। नेशनल ट्रीटमेंट मतलब ये कि अगर कोई गुड विदेश से आया है तो उसको भी आप बराबर का ही ट्रीटमेंट दोगे, जैसे नेशनल गुड को देते हो, अतिथि देवो भवः। और इसके अलावा फ्री ट्रेड मतलब कि कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे हमें प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन को बढ़ाना है। प्रिडिक्टेबिलिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि भाई आप किसी से कुछ छुपाओ, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन यानी कि हर तरह से कंपटीशन फेयर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बाहर के प्रोडक्ट को आप अंदर मतलब कॉम्पीट नहीं करने दे रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। एनकरेजिंग डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, तो इसीलिए अफ्रीका को US वाले कहते हैं ठीक है भाई तुम हमें सामान बेच दो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। तो WTO ने अलग अलग इसीलिए एग्रीमेंट्स करे, तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स से बस आप लिस्ट पढ़ लेना, ये। बाकी जो राउंड था 9th राउंड वो दोहा में हुआ था, है ना, वो याद रखना है, नवंबर 2001 में। उसमें भी काफ़ी नेगोशिएशंस चले थे, लेकिन मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक कौन सा था उसमें, एग्रीकल्चरल ट्रेड का। और G20 एक रीसेंट डेवलपमेंट है, आपने सुना ही होगा, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, जिसमें
1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी और वो चेंज होती रहती है वैसे तो हर एक वर्ष के अंदर। और कोविड-19 में भारत ने मतलब इसमें कुछ एग्रीमेंट्स करे थे और हमने कुछ बेसिकली अक्टूबर 2022 तक हमने एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो काफ़ी ख़त्म कर दी, 77% एक्सपोर्ट तक रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर दी। ठीक है, तो इसमें तो यही है। तो इस यूनिट में तो बस आपको 3 मेन चीज़ें ही पढ़नी थी। अच्छा, फिर आता है चौथा यूनिट आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एंड इट्स इफेक्ट। ये सिंपल है क्योंकि ये आपने 12th में पढ़ रखा है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट तो आपको पता ही है कि क्या होता है। बाकी 2 तरह के कोट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट का मतलब है कि एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी में कितनी लोकल करेंसी आएंगी, और अगर इसी बात को उल्टा कह दूं कि एक यूनिट ऑफ लोकल करेंसी में कितनी फॉरेन करेंसी आएंगी, तो वो हो गया इनडायरेक्ट कोट। बाकी एक्सचेंज रेट रिजीम आपको पता ही है जी। एक होता है फ्लोटिंग वाला जिसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई से रेट अपने आप निकल जाता है। रिजर्व इसमें ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती सरकार को, लेकिन हाँ इसमें ना तो स्टेबिलिटी है और इसमें स्पेकुलेशन हो जाता है। मैनेज फ्लोटिंग इसलिए आजकल दुनिया में ज़्यादा चलता है जिसमें सेंट्रल बैंक थोड़ा सा इंटरवेंशन कर देती है। बाकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो ऐसा सिस्टम ना जिसमें सारे डिसीजंस या रेट को लेकर सरकार सेट करती है। तो इसमें स्टेबिलिटी तो रहती है, स्पेकुलेशन भी कम रहता है, लेकिन इसमें सरकार को अपने पास ह्यूज रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है, ये इसमें ड्रॉबैक है। तो बेसिकली आज के ज़माने में ज़्यादातर कंट्रियाँ मैनेज फ्लोटिंग ही फॉलो करते हैं। बाकी 2 तरह के एक्सचेंज रेट आपको बताए थे जिसमें फार्मूला याद रखना है, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है कि रियल एक्सचेंज रेट क्या है। तो रियल एक्सचेंज रेट का मतलब है नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइसेस अपॉन फॉरेन प्राइसेस। तो ये बेसिकली लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आपको दूसरे कंट्री का गुड खरीदने के लिए अपने कितने मतलब गुड एक्सचेंज करने पड़ेंगे। तो ये मैंने आपको समझाया था। बाकी एक और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो बस इसका फॉर्मूला पढ़ जाना, चांस कम है आने के, नॉमिनल एक्सचेंज रेट अपॉन प्राइस डिफ्लेटर। अच्छा जी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, बाज़ार, वो तो आपको पता ही है। तो इसमें जनरली 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक्स और ब्रोकरेज हाउसेस। बाकी स्पॉट मार्केट में आप आज ही डॉलर खरीद लेते हो, आज ही पैसे दे देते हो, आज ही डॉलर ले आते हो। फ्यूचर मार्केट में आप सिर्फ आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, डिलीवरी फ्यूचर में होती है और वो भी फ्यूचर के मतलब डेट पर, प्रिस्क्राइब्ड रेट पर। डॉलर को हम व्हीकल करेंसी बोलते हैं, एक छोटा सा पॉइंट ये बताया था क्योंकि ये हर कंट्री में चल जाती है। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, जहाँ डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन इसकी कहानी आपको याद ये रखनी है कि हम डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए, बाहर इन्वेस्ट करने के लिए, बाहर सट्टा लगाने के लिए। और फॉरेन से सप्लाई क्यों होती है डॉलर की हमारे देश में, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं या फॉरेनर यहाँ घूमने आता है या फॉरेनर को यहाँ इन्वेस्ट करना है या उसे यहाँ जुआ खेलना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें जो मेन क्लासिक चीज़ हमने पढ़ी थी वो ये अच्छे से पढ़ लो। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी या डॉलर की सप्लाई कम होगी, इन दोनों केसेस में हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। केस 2, अगर हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कम होती है या फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ती है, इन दोनों केसेस में भी हमारा रेट फिर कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन, यानी हमारी करेंसी मजबूत हो गई। तो 2 टर्म्स हमने सीखी, करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन, और इनसे इफेक्ट क्या होता है वो बादल में लिखे थे। करेंसी डेप्रिसिएशन से हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इंपोर्ट कम होते हैं, अच्छी बात है, आउटपुट बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर होगा। लेकिन करेंसी एप्रिसिएशन के दूसरे बादल में हमने लिखा था इससे एक्सपोर्ट कम होते हैं, इंपोर्ट बढ़ते हैं, डेफिसिट भी बढ़ता है, सब चीज़ें शायद खराब होंगी। बाकी डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में फ़र्क ये है कि इसका कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, परंतु डेप्रिसिएशन अपने आप हो जाता है और डीवैल्यूएशन सरकार जानबूझकर कर रही होती है, बिल्कुल से। फिर चलते हैं इसके लास्ट यूनिट पर, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। ये सबसे छोटा यूनिट था मेरे ख्याल से। इसमें पहला टर्म तो था फॉरेन कैपिटल का। इसका मतलब है कि भाई हम फॉरेन से कैपिटल जो है वो इनफ्लो भी करते हैं या आउटफ्लो भी हो सकता है, वो तो खैर हम बाद में देख ही लेंगे। तो अब देखो पैसा जो है वो कैसे हमारे देश में आ रहा है, पहले इनफ्लो की ही बात करते हैं।
तो एक तो आ गया मदद, भाई दूसरे देश हमारी मदद कर रहे हैं, इसको नाम दे दिया फॉरेन एड और असिस्टेंस। दूसरा, या तो हमने फॉरेन से लोन ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया बोरोइंग्स, है ना। अलग अलग तरह की बोरोइंग्स हो सकती हैं, भाई गवर्नमेंट से ले लिया, किसी इंस्टीट्यूशन से ले लिया, सॉफ्ट लोन्स मतलब इसमें कंडीशंस नहीं है ज़्यादा, या अदर क्रेडिट फैसिलिटीज़। इसके अलावा कुछ एनआरआईज हमें पैसा डिपॉजिट कर देते हैं, वो हो गया। बाकी इन्वेस्टमेंट्स, तो हमारे इस कोर्स में सिर्फ डिटेल में क्या पढ़ाना है हमें, इन्वेस्टमेंट। वो दो तरह की हैं, या तो एफडीआई या एफपीआई। तो एफडीआई अगर देखें पहले, तो एफडीआई में 1% रट लेना, कितना, 10% बस। तो आईएमएफ ने कहा है कि अगर 10% से ज़्यादा मतलब हम किसी कंपनी में स्टेक या शेयर्स खरीदेंगे तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, सिंपल। बाकी ये एक रियल इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें हम वाकई एक एसेट में मतलब खरीदते हैं, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं या कुछ भी, मतलब कुछ रियल चीज़ हम इसमें कर रहे होते हैं। हॉरिजॉन्टल एफडीआई मतलब आप बिल्कुल सेम टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हो। वर्टिकल एफडीआई जिसमें आप थोड़ा सा डिफरेंट बिजनेस कर रहे हो लेकिन वो सपोर्टिव होगा। और कॉन्ग्लोमरेट तो मतलब ऑल टुगेदर बिल्कुल ही अजीबो अलग बिजनेस है। आप वॉक्सवैगन हो और अमूल आइसक्रीम के साथ आप टाइप कर लेते हो। बाकी टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब दो तरफा हो सकती है, वो तो एक सिंपल बात है। अच्छा, अब एफपीआई क्या होता है? एफपीआई में ऑल टुगेदर कहानी बिल्कुल अलग है। इसमें कोई रियल एसेट नहीं होता, इसमें बस हम शेयर खरीदते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, ना स्टेबिलिटी होती, पैसा कभी भी विड्रॉ हो सकता है, 10% से कम पैसा इसमें लगा होता है। एफपीआई हम ये मानते हैं। तो एफपीआई जो है वो एक रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो सिर्फ सट्टेबाजी है, स्पेकुलेशन कह सकते हो है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं और उसमें कोई फिजिकल एसेट नहीं है। तो फिर हमने छोटे छोटे ऐसे कीवर्ड्स मार्क करे थे कि कौन सा किस में है, कौन सा किस में है। अच्छा, अब सरकार तो चाहती है कि एफडीआई आए, तो एफडीआई वाले क्यों आएंगे हमारे पास? रीजंस फॉर एफडीआई, भाई उन्हें प्रॉफिट होता है, उनको रिटर्न अच्छा मिलता है, उनका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, उन्हें इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाने को मिल जाता है, उनको टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर से छुटकारा मिल जाता है, उन्हें टैक्स बेनिफिट भी दे देती है सरकार, उनकी कॉस्ट भी कम आ जाती है। बाकी एफडीआई होगा कैसे, तो वो भी हमने लिखे थे। या तो वो सब्सिडरी कंपनी खोल लेते हैं, या एसोसिएट हो जाता है, या इक्विटी इंजेक्शन मतलब एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी, या वो एक्वायर कर लेते हैं किसी को, या मर्जर एक्विजिशन कर लेते हैं, या जॉइंट वेंचर खोल लेते हैं, या ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब कोई नई फैसिलिटी ओपन कर दी, या ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब ऑलरेडी ही एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में और पैसा इन्वेस्ट कर दिया। फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स लिखवाई थी कि भाई इसमें समस्याएं भी होती हैं कि भाई मान लो आप गलत टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, जहाँ लेबर ज़्यादा है वहाँ मशीन लगा दी, जहाँ मशीन ज़्यादा है वहाँ लेबर लगा दी, या रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ती है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बेचारा कम हो जाता है, क्राउडिंग आउट, एक्सचेंज रेट और बीओपी में इनस्टेबिलिटी रहती है, फॉरेन कंपनियां प्रॉफिट लेकर भाग जाएंगी, आपको धोखा मिलेगा, कई बार नौकरियां चली जाती हैं, इस तरह से मतलब बहुत सारे, ये तो एक जनरल पॉइंट से आप पढ़ लो। लेकिन फ़ायदे की बात करें तो इनोवेशंस होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, दाम कम होता है, वेलफेयर बढ़ता है, एक्सेस बढ़ता है फॉरेन मार्केट्स में और बीओपी भी अच्छा हो जाता है। बहुत सारे फ़ायदे हो गए। डेटा पॉइंट्स की बात करें तो मॉरिशस लीडिंग कंट्री है, वो याद रखना है। और फॉरेन इन्वेस्टर ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है, सरकार से पूछ के आ सकता है, या फिर इक्विटी के माध्यम से आ सकता है। बाकी चिट फंड और निधि कंपनियों में एफडीआई प्रोहिबिटेड है, ये पता होना चाहिए। और ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आरबीआई की अगर हम देखें तो 1922.51 मिलियन यूएस डॉलर थी सितंबर 2022 में। और ओवरसीज़ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो हमारी कंपनियों ने विदेशों में निवेश करा है। बाकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के तहत इंडिया की रैंक है 8वीं अमंग मेजर एफडीआई रिसिपिएंट्स, और वो लगभग थे हमारे कितने 81,973 मिलियन यूएस डॉलर 2020-21 में। तो ये एक डेटा पॉइंट बस आपको रीड करना है। तो ये बेसिकली था पूरा आपका चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड।